मित्रों यह दक्षिण अमेरिका पार्ट 2 है। यहाँ पे मित्रों फिर से मैंने शुरू में मैप लगा दिया है कि सबसे पहले आप देख लें यहाँ पे ब्राज़ील जो ये बड़ा सा कंट्री है, यहाँ पे ये है ब्राज़ील। यहाँ पे फ्रेंच गुयाना है, ये सूरीनाम है, ये गुयाना है, ये वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, बोलिविया है, चाइल है और अर्जेंटीना है। फिर उसके बाद मित्रों यहाँ पे है पराग्वे और ये है उराग्वे। और ध्यान जो देने वाली बात है मित्रों इन देशों में अभी शुरू में ही, वह यह है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बोलिविया जो है, ये देखिए ये बोलिविया एक स्थल अवरुद्ध देश है। फिर देखिए बोलिविया के बाद जो है ये देखिए पराग्वे स्थल अवरुद्ध देश है। इसका अर्थ यह है कि इधर से भी कंट्री है, इधर से भी कंट्री है, इधर से भी कंट्री है, चारों तरफ कंट्री से घिरा हुआ है, ठीक है। और सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? बोलिविया है। उसके बाद जो है बाकी सभी कंट्री जो है आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है सी से टच करता है। इधर से ये हो गया, ये सारे ऊपर के देश। अगर आपने जो है पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिए जो है। मैं सबसे पहले ये भी बता दूं आपको कि ये जो एरिया है इसको बोलते हैं ब्राजीलियन हाईलैंड उच्च भूमि, और यहाँ पे है गुयाना हाईलैंड, ये देखिए गुयाना उच्च भूमि। तो इस जगह पे और यहाँ से कई सारी नदियाँ निकली हैं, कुछ इस साइड गई हैं, कुछ इधर आई हुई हैं, और यहाँ से अमेजन नदी भी निकलती है। ब्राजीलियन उच्च भूमि एक महाद्वीपीय पठार है जिसका संबंध प्राचीनतम चट्टान से है। यहाँ से अनेक नदियाँ निकलती हैं। मैंने पहले भी कहा आपसे, टोकेंटिस या पारा, ये आप प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा, साओ फ्रांसिस्को, उरुग्वे और पराना नदी। और ये जो अरागुआ नदी है यह टोकेंटिस या पारा के बिल्कुल पैरेलल ही चलती है, ठीक है, और आगे चल के मिल भी जाती है आपस में। मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैप में यहाँ नहीं बना हुआ है, ये है आपका टोकेंटिस, इसको बिल्कुल बगल बगल ऐसे चलता है वो भी। मैं देखता हूँ एक मैप और मैंने लगाया हुआ है तो उसमें देखते हैं। देखिए यहाँ बना हुआ है, तो ये है मित्रों टोकेंटिस, ये जा रहा है रिवर, और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आके इससे मिला हुआ है। वैसे बहुत तमाम नदियाँ हैं पर हमें जो है जो मेजर रिवर्स है उसको ध्यान देना है। मैप फिर आप करते रहिएगा अपने मन से, ठीक है मित्रों। तो उसके बाद है इस पठार में खनिज संसाधन के भंडार भी पाए जाते हैं। यहाँ एक शहर है बेलो होरिजेंटे के समीप लॉ एस का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो जो शहर है बेलो होरिजेंटे, वहाँ पे क्या हुआ है? लॉ एस का सर्वाधिक विकास हुआ है मित्रों, और वो जो जगह है वो ये है बेलो होरिजेंटे, ठीक है मित्रों। जो है अमेजन रिवर को मैप में देखना था, और पराना रायोडीला प्लाटा है, और टोकेंटिस रिवर है। तो मैंने वो कहा ना आपको साथ में ही उसको लेके चलना है। तो अमेजन रिवर यहाँ देख सकते हैं मित्रों आप कि यहाँ पे अमेजन ये जा रहा है, इसके साथ में ये नेग्रो एक रिवर है, एक मदीरा रिवर है जो इसकी सहायक नदियाँ हैं। फिर देखिए जिंग एक रिवर है, ठीक है मित्रों। जो ये पराना रिवर है, यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है पराग्वे, और एक उराग्वे रिवर है। इन तीनों नदियों को मिला के प्लाटा कहा जाता है। चलते हैं आगे। दक्षिण अमेरिका में ब्राजीलियन उच्च भूमि कहवा या काफ़ी की कृषि के दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ के काफ़ी बागानों को फेजेंडा कहते हैं। एक्चुअली मैं आपको बता दूं तो जो पुर्तगाली थे वो एक कभी समय हुआ करता था कि ये सब जो क्षेत्र थे वो पुर्तगालियों के उपनिवेश थे, कॉलोनीज थी। तो वहाँ पे वो लोग काफ़ी वहीं से लेके आए थे, यहाँ का मूल रूप से यहाँ नहीं उपज होता था इसका, और वहाँ से फिर धीरे धीरे इनका जो है मेजर क्रॉप हो गया है। ब्राज़ील के तो कई सारे जो पोर्ट हैं वो कॉफ़ी के एक्सपोर्ट के लिए फेमस हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो और काफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर एक जगह है जिसका नाम है साओ पोलो, और साओ पोलो पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए सैंटोस पोर्ट का विकास किया गया है। साओ पोलो से सैंटोस तक चलने वाले रेल को कॉफ़ी रेल भी कहते हैं। सैंटोस को कॉफ़ी पोर्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी का एक्सपोर्ट होता है। बात हो ही गई यहाँ पे। तो देखिए जो है मैप में देखिए मित्रों, ये है साओ पोलो, यहाँ पे जो ये स्क्वायर बना हुआ जहाँ एग्जैक्ट मेरा ये पन पड़ा हुआ, और ये है सेंटोस जो ये है, और यहाँ से यहाँ तक जो रेल चलती है इसको कॉफ़ी रेल कहते हैं, और सेंटोस से जो है कॉफ़ी का एक्सपोर्ट किया जाता है। साओ पोलो ब्राज़ील की आर्थिक राजधानी होने के साथ साथ सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ वस्त्र उद्योग का अधिक विकास होने के कारण इसे ब्राज़ील का मैनचेस्टर कहते हैं। तो ब्राज़ील का मैनचेस्टर क्या है? साओ पोलो को बोलते हैं। अब हमें इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्थिक राजधानी,
तो ऐसे नहीं कि कई सारी राजधानी है, एक्चुअली राजधानी तो इसकी ब्रासीलिया ही है। बहुत समय पहले साल्वाडोर हुआ करता था, फिर रायो डी जेनेरियो हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ब्रासीलिया ही है। आगे आते हैं, तो ये जो क्षेत्र है मित्रों, ये देखिए ब्राजीलियन हाईलैंड, ये पूरा जो एरिया है ऐसे, ये ब्राजीलियन हाईलैंड के अंतर्गत आता है। यहाँ से रिवर्स वगैरह निकलती हैं। और उसके बाद जो है मित्रों, ये जो क्षेत्र है ये गुयाना हाईलैंड आता है। यहाँ पे एक नदी है ऑर्निको, जहाँ पे हम लोग एंजल जलप्रपात देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुयाना उच्च भूमि का विस्तार वेनेजुएला से लेकर पूर्व में फ्रेंच गुयाना और दक्षिण में ब्राजील तक है। जैसे ये गुयाना उच्च भूमि है, तो इस कॉर्नर पे क्या है, इस कॉर्नर पर फ्रेंच गुयाना है, यहाँ वेनेजुएला से लेकर शुरू हुआ और इसका जो दक्षिणी भाग है वो ब्राजील को टच करता है, बस ये समझिए। आगे वेनेजुएला से इस उच्च भूमि पर एंजल जलप्रपात है, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मित्रों इसको नोट डाउन करते रहिएगा। तो एंजल जलप्रपात जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसका संबंध ओर्निको नदी बेसिन से है। दरअसल ओर्निको की जो सहायक नदियां हैं एक ओर्निको की सहायक नदी है कैरो, तो उस पे है ये बेसिकली। ठीक है, अगर मान लीजिए कैरो नहीं देता तो ओर्निको लिखेंगे, मान लीजिए ये दोनों नहीं देता है और ये चुरून रिवर दे देता है तो इसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे। ओर्निको नदी गुयाना उच्चभूमि से निकलने के बाद वेनेजुएला से होते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस नदी बेसिन में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लानोस कहते हैं। मित्रों हमने पिछले वीडियो में एक ट्रिक बताया था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था मित्रों, एक ऐसे ट्रिक याद कर लो, पीजी में कल से पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो ये हो गया था मित्रों पंपास। तो पंपास का एरिया बिल्कुल यहाँ पे ही पड़ गया था शुरू में ही। ठीक है, और आप लोकेशन के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो, थोड़ी बहुत जब ज्योग्राफी थ्योरी पढ़ोगे, कहाँ पानी बरसना है, कहाँ पे कैसा होना है, तो समझ जाओगे। जैसे ये एरिया देखो बिल्कुल कैसा है, डिजर्ट है। फिर ग्रान चाको था मित्रों, ऊपर थोड़ा सा ग्रान चाको आ गया था। फिर मोंटेग्रासो था, देखिए मोंटेग्रासो था। फिर कंपास था, फिर उसके बाद लानोस है और फिर सेल्वास है। तो सेल्वास बिल्कुल ऊपर है, फिर लानोस है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक ट्रिक से याद किए थे पीजी में कल से, तो इसको हम लोग देखते रहेंगे बार बार। और अब आते हैं, ओर्निको नदी गुयाना उच्चभूमि से निकलने के बाद वेनेजुएला से होते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस नदी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लानोस कहते हैं। तो चूंकि ये देखिए बिल्कुल बात ऊपर की हो रही है और पीजी में कल से, तो लानोस भी देखिए एकदम ऊपर है। ये पंपास, अच्छा पंपास के नीचे एक पठार है, इसका नाम है पैटागोनिया का पठार, तो पी से आप वो भी समझ सकते हो। वेनेजुएला के उत्तरी तट पर माराकाइबो झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। और मित्रों यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ पे खनिज तेल के भंडार भी पाए जाते हैं और उत्पादन की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ये मैं मैप जो लगाया हूँ ना, बिल्कुल क्रॉप करके लगाया हुआ हूँ, तो ये है वेनेजुएला। ठीक है, और वेनेजुएला में ये जो लेक दिख रहा है मित्रों, यही है लेक मैराकाइबो। ठीक है, ये देखिए लेक मैराकाइबो। ठीक है, और ये ओर्निको आपको दिख रहा होगा। ओर्निको पे किसका संबंध है, जो तुम्हारा एंजल जलप्रपात का है मित्रों। और आप जब मैप का आपको दिमाग में ऐसे रखोगे तो आपको याद रहेगा कि देखो भैया गुयाना उच्च भूमि यहाँ थी, तो उसका संबंध गुयाना उच्च भूमि से भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। कमेंट योर आंसर, नीदरलैंड एंटिलीज या डच एंटिलीज किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अमेजन नदी पेरू के एंडीज पर्वत क्षेत्र से निकलती है, जो कि ब्राजील से होते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहाँ से निकलती है भैया, पेरू। और बिल्कुल अब आपको मैप में दिखना चाहिए, मतलब इतनी बार बातचीत हो चुकी है। जैसे देखिए ये, मतलब कोई भी ट्रिक बना लो आप कि वेनेजुएला है, फिर वेनेजुएला के बाद कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, तो यहाँ से ऐसे निकल रही है ये नदी। ये जहाँ से भी आप देखिए ये अमेजन है पूरा, और ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये तो सब जानते हो गए आप लोग। अच्छा दूसरी है, लेकिन अपवाह क्षेत्र में अगर बड़ी की बात किया जाए, वृहद किया जाए, तो पहली है। ठीक है, नाइल नदी अफ्रीका में, जो हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे जाती है, सबसे लंबी नदी है, लेकिन वृहद के मामले में, अपवाह क्षेत्र के मामले में सबसे बड़ी नदी है ये। उसके बाद मदिरा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। आप मैप खोल के बैठे रहा करिए, मैंने दिखाया भी था हालांकि। अमेजन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, वहीं अपवाह क्षेत्र के मामले में अब विश्व की सबसे बड़ी नदी है, बात हो चुकी है। आगे, अमेजन नदी बेसिन के विश्वत रेखी वन को सलवास कहते हैं। विश्वत रेखी वन को, अमेजन नदी बेसिन के विश्वत रेखी वन को सेल्वास कहते हैं।
में कल से, ठीक है, एकदम ऊपर सेल्वास कहते हैं, जिसकी सघनता अधिक होने के कारण गम्यता अत्यंत कम है। अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा शायरी टाइप का हो गया, मतलब इतना सघन है, इतना डेंस है, इतना फॉरेस्ट है, पता लगा पेड़ हैं बड़े बड़े, फिर झाड़ियां हैं, बिल्कुल आपको दिखेगा नहीं पगडंडी टाइप का कि चले जा रहे हो। और गम्यता कम है, जब इतनी सघनता होगी तो गम्यता अपने आप कम होगी, जानवर होंगे जंगली और कीड़े मकोड़े, तो वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे दलदल भूमि भी है काफ़ी, जो ब्राज़ील के इस क्षेत्र में आर्थिक पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो मतलब ध्यान दीजिएगा कि भाई वन है लेकिन यहाँ पे पिछड़, और कई सारी जनजातियाँ भी यहाँ रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। सेल्वास में रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। मैं बता दूं दक्षिण अमेरिका जो रबड़ का मूल स्थान था, सबसे पहले यहीं पे पाया गया, अतः यह रबड़ की कृषि के दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। मानौस, मैंने कहा आपसे ना कि जैसे ये अमेजन जा रही है और यहाँ पे आके इससे मदीरा रिवर जुड़ती है, और इसी से थोड़ा पहले आप मैप में देखेंगे तो एक जगह है मानौस, रबड़ के संग्रहण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पर नेग्रो नदी अमेजन नदी में मिलती है, और एक, हाँ, और जस्ट इस पे तो बिल्कुल आके एक रिवर मिलती है जिसका नाम है नेग्रो, ठीक है, मैप देखिएगा तो नेग्रो रिवर आके मिलती है, ठीक, जो कि मित्रों लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, अमेजन, यहाँ पे नेग्रो मिली, यहाँ पे मानौस स्थान है, रबड़ का संग्रहण हो रहा है, इधर आके थोड़ा सा आगे पे मदीरा है जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये लेफ्ट हो गई जो इधर से आके मिल रही है, जो इधर से आके मिल रही है राइट हो गई, ठीक है। जिस तरफ नदी जा रही है, जिस तरफ नदी जा रही है उसी तरफ आप मुंह करके सोचो कि आपका फेस उधर होना चाहिए। उसके बाद अगर इधर से आ रही है तो राइट, इधर से आ रही है तो लेफ्ट, ठीक है। तो कैंटिस पारा नदी के तट पर अवस्थित बेलम रबर के निर्यात की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अरे भाई ये बताओ, ये ऐसा है तुम्हारा कंट्री और यहाँ पे बेलम वो है, मानाउस है, तो क्या यहीं से निर्यात करोगे? इसके लिए तुमको यहाँ आना ही पड़ेगा, मतलब तट पे, कोस्ट पे। तो वहाँ पे जो सिटी है उसका नाम बेलम बेलम है। आगे आते हैं, हम आपको बेलम और बाकी चीज़ें दिखा देते हैं। ये मैप, ये है बेलम, दिख रहा है, रबड़ निर्यात भी लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर फोर्टेलेजा, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आया था कि यहाँ शायद कोई एक वो हुआ था। उसके बाद जो है आर से हो गया रेसिफी, ठीक है, और फिर आर के बाद हो गया साल्वाडोर। तो ये सारे हैं, फिर बेलम, फोर्टालेजा, रेसिफी और साल्वाडोर। और फिर उसके बाद मित्रों नीचे जो है रायो डी जेनेरियो भी है, ठीक, ये हो गया, बेलम से निर्यात किया जाता है रबड़ का। फिर आते हैं रेसिफी बंदरगाह, चीनी निर्यात के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। मैंने अभी आपको दिखा दिया, बफरस, BFRS। तो ये क्या हो गया, बेलम, फोर्टिलेजा, रेसिफी, साल्वाडोर। तो यहाँ से क्या हो रहा है भाई, यहाँ से हो रहा है चीनी का निर्यात। यह विश्व का शुगर एक्सपोर्टिंग पोर्ट कहला जाता है। गन्ने की खेती भी यहाँ बहुत होती है। साल्वाडोर ब्राज़ील की पुरानी राजधानी है। पुरानी राजधानी कहने का अर्थ यह है मित्रों, मैंने आपसे कहा ना, जब पुर्तगालियों का निवेश था जो है ब्राज़ील, तो साल्वाडोर राजधानी थी करीब 1100-1200 ईस्वी में। इसके बाद रायो डी जेनेरियो को राजधानी शहर बनाया गया था, जो कि ब्राज़ील में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। वर्तमान राजधानी क्या है, कई बार चर्चा वीडियो में ही हुआ है, ध्यान से सुन रहे होंगे अगर तो बताइएगा कमेंट में, बाकी बहुत छोटी बात है ये। यह शहर साओ फ्रांसिस्को नदी के अपवाह क्षेत्र में अवस्थित है, ये महत्वपूर्ण हो गया। इसको कहीं पे आप ना, जो अगर कोई इस तरह यूपी टेट और इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे लिख लिया अगर ये फटाक से, ये नदी और ये शहर, क्योंकि पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रायो डी ला प्लाटा, मैंने कहा ना प्लाटा, ला प्लाटा किसे कहते हैं भाई, जहाँ पे नदियाँ आके मिलती हैं। कौन कौन सी मिली थी, मैंने जो अभी आपको बताया था, पराना, उराग्वे और पराग्वे नदी। एक ज्वार नदमुख है। ज्वार नदमुख मतलब होता है कि जहाँ ये ऐसे फॉल लाइन ऐसे गिरे कि वो ना बनाए, क्या बोलते हैं उसको, डेल्टा ना बनाए, जो कि उराग्वे और अर्जेंटीना के मध्य में अवस्थित है। ये जो रायो डी ला प्लाटा है, उराग्वे और कहाँ पे स्थित है, उराग्वे और अर्जेंटीना के मध्य में अवस्थित है। मैं मैप पे ले चलता हूँ आपको। देखिए, ये है उराग्वे और ये है अर्जेंटीना, दिख ही रहा है आपको, और यहाँ मध्य में आपको दिखेगा रायो डी ला प्लाटा, ठीक है। तो यहीं पे जो है मध्य में ही है दोनों के। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो रायो डी ला प्लाटा कहाँ कहाँ है, उराग्वे और अर्जेंटीना के मध्य में है। मित्रों मैप जो है ना आपको माइंड में एकदम बना के रखना पड़ेगा कि उराग्वे कहाँ है, क्या उराग्वे जो है पराग्वे से टच है, नहीं टच है, बीच में देखो ऐसे ऐसे अर्जेंटीना आके निकला हुआ है,
तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पर उराग्वे नदी और पराना नदी के जल का निकास होता है। कहाँ पे? रायो डी ला प्लाटा में। पराना नदी दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिससे पराग्वे नदी आकर मिलती है। तो जो पराना नदी में कौन आके मिलता है? पराग्वे नदी। पराग्वे नदी पर पराग्वे की राजधानी असनसियान भी क्या है? अवस्थित है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं मित्रों कि जैसे जो आपकी ये पराना रिवर आ रही है ऐसे, ठीक, फिर उसमें पहले मिल जाती है पराग्वे और फिर बाद में आके मिल जाती है उराग्वे, और ये यहाँ पे क्या कहलाता है? रायो डी ला प्लाटा। तो इन्हीं तीनों के नदियों के मिश्रित को क्या कहा जाता है? रायो डी ला प्लाटा कहता है। उराग्वे नदी पराना नदी ब्राजीलियन उच्चभूमि से निकलती है। तो उराग्वे और पराना नदी कहाँ से निकलती है? ब्राजीलियन उच्चभूमि से। मैंने आपसे कहा ना, ब्राजीलियन उच्चभूमि से काफ़ी नदियाँ निकलती हैं, लेकिन ये मत इसमें अमेजन को मत लगा दीजिए, अमेजन उधर साइड से निकलता है, पेरू से। और उराग्वे नदी अर्जेंटीना और ब्राजील के मध्य राजनीतिक सीमा बनाती है। कौन नदी? उराग्वे नदी। किसके किसके बीच? अर्जेंटीना और ब्राजील के मध्य। चलिए देखते हैं। देखिए मित्रों, ये है उराग्वे नदी, यहाँ से आ रही है। देखिए ये पराना है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने काफ़ी डार्क कर दिया है, बिल्कुल ये एक रिवर बनी हुई है। पराना देखिए ऐसे चला आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये पराग्वे रिवर दिख रहा होगा, और ये है उराग्वे रिवर, और ये जो है अर्जेंटीना है ये साइड, और ये उराग्वे है, और ये ब्राज़ील भी है। तो हम कह सकते हैं कि उराग्वे अर्जेंटीना और ब्राज़ील अर्जेंटीना के बीच में भी सीमा बनाती है। ऐसे ही पराग्वे आ रही है, तो हम कह सकते हैं पराग्वे और अर्जेंटीना के बीच में सीमा बना रही है, ठीक है। तो उराग्वे नदी पराना नदी ब्राज़ील जो से निकलती है, और उराग्वे नदी अर्जेंटीना और ब्राज़ील के मध्य राजनीतिक सीमा बनाती है, जबकि पराना नदी अर्जेंटीना और पराग्वे के से होते हुए रायो डी ला प्लाटा तक जाती है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे नीचा स्थान वाल्देस पेनिनसुएला है, जो कि अर्जेंटीना में पूर्वी तट पर अवस्थित है, ठीक है। तो एक पेनिनसुएला बना हुआ है जिसका नाम है वाल्देस पेनिनसुएला। मैं मैप में दिखाता हूँ अभी आपको। कोलोराडो और नेग्रो नदी एंडीज पर्वत से निकलकर अर्जेंटीना से होते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। कोलोराडो नदी का निकास बाहिया ब्लांका में, जबकि नेग्रो नदी का निकास गल्फ ऑफ सैन मैंटिस में होता है। तो ये आपको मैप देखना पड़ेगा, और जस्ट गल्फ ऑफ सैन मैंटिस के नीचे ही आपका वाल्देस पेनिनसुएला है, ठीक है मित्रों। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो संभावना यह है कि 5-10 मिनट की एक और वीडियो बनेगी जो है, और वहाँ पे जो चीज़ें छूट रही है, और साथ में महेश कुमार बड़वाल से कुछ चीज़ें इंक्लूड करेंगे, जिससे थोड़ा लेक्चर एकदम कंप्लीट हो जाए, जिससे कोई अगर वीडियो देख ले रहा है तो सब कुछ हो जाए, कुछ बचे ना।